तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और इसी बात पर मैं आज शाम लाइव आने वाला हूँ, वो भी 6 बजे। सो प्लीज जो भी मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता है वो शाम को लाइव ज्वाइन कर लेना। आज संडे होने की वजह से सिर्फ एक ही वीडियो है, तो चलो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लो एंड मिलते हैं शाम को लाइव में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वहीं पर देखते हैं एक लेटर को जिस पर लिखा होता है स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस के क्राइसिस पूरे तरीके से सेटल हो चुके हैं और एलिमेंटल माइन में दी गई आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोरगोड फ्रांसिस जिसे आपकी कंट्री ने भेजा था उससे ये सब कुछ हो पाया। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर चेयरमैन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो मोन्स्टर केव डोमिनेटर एक्चुअली फ्रांसिस ने उसे खत्म किया है। आखिरकार वो बास्टर्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सामने बैठे लोग चेयरमैन से पूछने लगते हैं, चेयरमैन शेंगन क्या ये आइसफील्ड फेडरेशन से मिली हुई जानकारी है? हाँ मतलब क्या हमारी भेजी हुई वोरगोड कॉम्बैट टीम में से कोई जिंदा बच पाया? एंड फिर यहाँ पर इतना सुनने के बाद चेयरमैन अपने रिएक्शंस चेंज करते हुए बोलता है, सभी लोगों को नमस्कार। आइसफील्ड फेडरेशन से एक अच्छी खबर है, स्टारफॉल एलिमेंटल माइन पर आया हुआ क्राइस पूरे तरीके से सेटल हो चुका है और इस चीज का क्रेडिट होलून सिटी से भेजी गई वोरगोड कॉम्बैट टीम और मिलिट्री डिपार्टमेंट के मेजर जनरल टैंग आउक्शी को जाता है। और आइसफील्ड फेडरेशन हमारी इस मदद के लिए हमें दिल खोल कर रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। चलो सब कुछ डिसमिस। जहाँ इसके बाद फिर हम देखते हैं अपने ओल्ड मैन और वैन फैंग को, जहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि शोंगन कोई ना कोई जानकारी छुपाता रहता है, पता नहीं ब्रदर फ्रांसिस कैसा होगा। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर वैन फैंग बोलते हैं, हाँ शोंग फैमिली का वो चेयरमैन शोंगन वो हमेशा से मुझे बेचैन कर देता है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस को माइन करने की ये जो प्लानिंग थी वो शायद इसी आदमी से जुड़ी है। क्या ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? जहाँ इतना सुनने के बाद फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, भले ही हम लोग जानते हो कि शोंगिन इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शेंग फैमिली इंपीरियल कैपिटल की 3 मेजर वोरगोड फैमिलीज में से एक है जिनसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। लेकिन फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से कोई पर्सन एक टेबल पर हाथ पटकता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि शेंग होता है। फ्रांसिस डैम इट, आखिरकार तुम बास्टर्ड अभी भी जिंदा कैसे हो? तुम किस्मत से बच गए, तुम बास्टर्ड। और फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए चेयरमैन शेंग बोलता है, मैं सोच रहा था इस बच्चे का मेरी सिस्टर जैसा ही ब्लड है, इसलिए मैं उसे खुद खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन अब शायद से मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से शोंग किसी को कॉल मिलाता है, जिसके बाद सामने से आवाज आती है, अरे क्या बात है, नोबल चेयरमैन शोंग ने मुझ जैसे एक लोली पर्सन को खुद कांटेक्ट किया है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर चेयरमैन बोलता है, कुछ काम तुम जैसे लोगों को ही करने चाहिए। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो और अगर तुम सक्सेसफुल रहते हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें $10 बिलियन दूंगा, बल्कि उसके बावजूद जो तुमने पिछली बार शोंग फैमिली से अपना कर्ज लिया था वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फोन के दूसरे वाली साइड पर्सन को, जो कि इस चीज का जवाब देते हुए बोलता है, $10 बिलियन और जो एक जिंदगी मैंने शोंग फैमिली की उधार ली है वो भी माफ हो जाएगी। चेयरमैन शोंगन, तुमने सच में मुझे बिल्कुल शॉक कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम जो मुझसे करवाना चाहते हो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि तुम खुद ही मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहे हो। हालांकि मुझे ऐसे जोखिम भरे काम करना पसंद है। चेयरमैन शोंगन, बताओ आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर शोंगन को, जो कि बोलने लगता है, ईस्टर्न सी मोन्स्टर केव में सबसे ज्यादा डीपेस्ट हिस्से में मौजूद उस मोन्स्टर केव डोमिनेटर के दूसरे सर को जगाने में मेरी मदद करो। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद अचानक से कॉल के दूसरी साइड वाला पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। चेयरमैन शेंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस मोन्स्टर केव डोमिनेटर का दूसरा सर बिल्कुल पागल हो गया है। क्या तुम उसको जगाने का नतीजा जानते हो? जहाँ इतना सुनने के बाद चेयरमैन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी किसी बात पर मजाक करूंगा? सुनो, बस तुम्हें उसके दूसरे सर को जगाना है और उसे एयर प्रिजन की लोकेशन बतानी है जहाँ पर जुआ हुई है, समझ गए ना? और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, डैम इट, मुझे ये कॉल उठानी ही नहीं चाहिए थी। मैं अब चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बनने जा रहा हूँ। छोड़ो भी, मैं वैसे भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझे परवाह भी नहीं है कि मैं कोई पापी बनूं, क्योंकि सिर्फ हिम्मत वालों को ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना सब कुछ बोलने के बाद चेयरमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रांसिस, तुम बास्टर्ड, क्या ये अच्छा नहीं होता अगर तुम जोंगबिक सिटी के अंदर एक लूजर की तरह रहते? लेकिन तुम जिद करते हो बिल्कुल अपने बचपन की तरह, वो भी अपने आउटस्टैंडिंग टैलेंट को दिखाने के लिए। इस बार मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे उस यूजलेस फादर को दोनों को ही खत्म कर दूंगा। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर चेयरमैन हंसने लगता है, पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं आइसफील्ड फेडरेशन को, और वहीं पर एक पर्सन एक बॉक्स को अपने हाथ में लेकर आते हुए बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग, हमने कर दिखाया, हमारे आइसफील्ड के
कास्टिंग वर्कशॉप के सारे क्रूज की कोशिश से हमने थोड़े ही टाइम में 2 रेयर मटेरियल से एक आर्मर क्रिएट कर दिया है, जिस पर जनरल जोंग काफी ज्यादा खुश होती हैं। तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस से बोलती हैं, मिस्टर फ्रांसिस, ये आर्मर स्टारबैट मॉन्स्टर किंग के उन 2 गिरे हुए नुकीले पंजों से बनाया गया है। देखो जरा ये तुम्हें पसंद आता है या फिर नहीं। जहाँ इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस हंसते हुए मन में सोचने लगता है, पता नहीं मॉन्स्टर केव डोमिनेटर हैचलिंग के थ्रू गिराई गई चीजों से ये कवच कैसा बना होगा। और उसके बाद फिर वो जर्नल से भी बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग आपका शुक्रिया। एंड इतना बोलने के बाद जैसे ही अपना फ्रांसिस उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से अचानक काफी ज्यादा शाइन आने लगती है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस ने उस आर्मर को पहन लिया होता है और ये एक एस ग्रेड आर्मर स्टारबैट सॉफ्ट आर्मर होता है। जिस चीज को देखने के बाद सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, ये तुम पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के क्राइस को सुलझाने वाले हीरो इस चीज को डिजर्व करते हो। खैर पता नहीं आइसफील्ड फेडरेशन की जो वुमेन्स हैं वो कितनी पागल हो जाएंगी अगर उन्होंने मिस्टर फ्रांसिस जैसे किसी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को देख लिया तो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि बोल रहा होता है, ये स्टारबैट सॉफ्ट आर्मर एक एस ग्रेड का आर्मर होना डिजर्व करता है और मुझे तो लगता है कि ये एक नो वॉइस वॉरगॉड के अटैक्स को भी इजीली झेल सकता है। हालांकि मुझे इस आर्मर के अंदर एक अजीब सी पावर महसूस हो रही है। क्या ये उन नॉर्मल से एस रैंक आर्मर से अलग है, क्योंकि इसके अंदर स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस की पावर है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कि फ्रांसिस को देखते हुए मन में सोच रही होती हैं, फ्रांसिस वो चाइनीज है और उसके लुक्स ऐसे नहीं है जो आइसफील्ड फेडरेशन की वुमेन्स को पसंद आई। हालांकि वो अभी कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, मैंने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस लेफ्टिनेंट जनरल से बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये डिवाइन आर्मर दिया। जिस चीज को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट बोलती हैं, कोई बात नहीं मिस्टर फ्रांसिस, तुम ही हो जिसने हमारी आइसफील्ड फेडरेशन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। पर तभी इतना बोलने के बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल काफी ज्यादा ब्लश करते हुए मन में सोचने लगती हैं, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूँ। मुझे अब जो करने की जरूरत है वो चीन के इस फ्यूचर पिलर से फ्रेंडशिप करना है, ना कि कोई मैन एंड वुमेन के बीच में रिलेशनशिप बनाना। लेकिन ये चार्म ट्रिक भी इजीली काम कर सकती है। मेरे पास अच्छी शेप और स्ट्रेंथ है और तो और लुक्स भी बढ़िया हैं। ये यंग मैन भी जरूर मुझसे अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस सामने से बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग मुझे अब निकलना चाहिए, मैं इस इंसिडेंट की रिपोर्ट चाइना में वापस जाकर दे दूंगा। पर उसके जवाब में लेफ्टिनेंट बोलती हैं, फ्रांसिस इतनी जल्दी मत जाओ, आइसफील्ड फेडरेशन अभी अभी एक बैंक्वेट होस्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपको थैंक यू बोलने के लिए गिफ्ट्स भी प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन उसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या अभी भी कोई बैंक्वेट है? कोई बात नहीं लेफ्टिनेंट जनरल जोंग, मुझे ऐसी जगहों से सबसे ज्यादा डर लगता है। और वहीं पर बेचारा फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, अरे यार वापस से बैंक्वेट क्यों है, लोगों से मिलने जुलने की बजाय मैं अपने छोटे वाले लोगों के साथ रहूं तो मेरे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। बट तभी यहाँ पर अचानक से लेफ्टिनेंट बताती हैं, मिस्टर फ्रांसिस ये जो बैंक्वेट है ये इतना ज्यादा पॉइंट नहीं रखता, बल्कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो गिफ्ट है जो कि आइसफील्ड फेडरेशन ने तैयार किया है। वो एक ऐसी जगह है जिसे आइसफील्ड फेडरेशन ने कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं बताया। ये एक ऐसी लेगेसी है जो स्टारफॉल नाइट से पहले फर्स्ट पावर हाउसेस ने छोड़ी है, आइस गॉड्स माउंटेन, जहाँ पर हम देखते हैं ये माउंटेन काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचता है, ये कहना थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन जो स्टारफॉल नाइट से पहले जो भी लोग बदले थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, है ना? एंड इतना सोचने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, आइस गॉड का माउंटेन ये लेगेसी फर्स्ट पावर हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की है, लेकिन स्टारफॉल नाइट से पहले एक पावर हाउस। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट बताती हैं, मिस्टर फ्रांसिस तुम्हें स्टारफॉल नाइट से पहले इस दुनिया के जितने भी पहले पावर हाउसेज हैं उनको डाउन नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब तुम आइस गॉड्स के माउंटेन पर पहुंचोगे तो इस बारे में समझ जाओगे वो आइसफील्ड फेडरेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट है। एक ऐसा वॉर गॉड जो आइस गॉड के माउंटेन के ऊपर मेडिटेशन करता है, उसका ब्रेक थ्रू और स्ट्रेंथ गेन बाकी सभी जगहों से काफी ज्यादा है। यही वो रीजन है चाहे आइसफील्ड फेडरेशन का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हार्श हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना के मुकाबले खुद आइसफील्ड के अंदर भी नंबर्स ऑफ वॉर गॉड्स की कमी नहीं है। और इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है आइस गॉड माउंटेन जिसे आइस बियर कल्टीवेशन सेंटर भी कहा जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कल्टीवेशन सेंटर के ऑब्जर्वेशन साइट को। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपने गिव हुई शोक होते हुए बोलते हैं, आइसफील्ड फेडरेशन की इस कल्टीवेशन रूम में जाने के बाद एक पर्सन आखिरकार बियर एम्परर की पावर को कब से झेल रहा है? जिसके जवाब में दूसरा पर्सन बोलता है, लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। जितना सुनने के बाद अपने गिव हुई शोक होते हुए बोलते हैं, वो असल में बियर एम्परर की 5 गुना पावर के नीचे 10 मिनट तक टिक पाया। हम लोग तो पहले बियर एम्परर की 3 गुना पावर के नीचे 3 मिनट भी नहीं टिक पाए थे।
लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक उस रूम से कोई बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है, मैं फाइनली पिछले 10 मिनट से बीस्ट टेम्परर की पावर को 5x तक झेल रहा हूँ और अब मैं जाकर फाइनली यहाँ पर चाइना के जीनियस को चैलेंज देने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और न्यू पर्सन को जो कि बाहर की तरफ आते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि चाइना का वो फ्रांसिस समझे अगर मैं कल्टीवेशन के लिए इस सेक्लूजन में नहीं होता तो इस बार स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के इस क्राइस को सुलझाने वाला हीरो मैं होता, और वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर तभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है इस पर्सन के बारे में। यह आइसफील्ड फेडरेशन नंबर 4 रैंकर है, रेगिंग बियर क्लो, जहाँ पर हम देखते हैं इस पर्सन के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा रिलीज हो रहा होता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर अपने ग्यूयू बोलते हैं, मुझे लगा था आइसफील्ड फेडरेशन की रैंकिंग कुछ नहीं होगी, इसलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टॉप 4 इतना ज्यादा डरावना होगा। इस बंदे ने अपना नाम रैंकिंग बियर क्ला इसलिए बदल लिया क्योंकि वो आइसफील्ड फेडरेशन के सिंबल आइस बियर को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसका ऑरा भी सच में एक आइस बियर जितना डरावना है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस रीजन बियर को जो कि ग्यूयू से बोलता है, तो तुम चीन के इलीट हो, तुम में से फ्रांसिस कौन है? चीन का वो हीरो जिसने स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के क्राइसिस को सोल्व कर दिया। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपने ग्यूयू बोलते हैं, क्या ब्रदर फ्रांसिस वो लेफ्टिनेंट जनरल जोंग के साथ है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहीं उसके बाद फिर ग्यूयू मन में सोचने लगते हैं, मैं आखिरकार यहाँ पर क्या बातें कर रहा हूँ, वो बंदा साफ साफ ब्रदर फ्रांसिस को परेशान करने आया है, लेकिन अभी अभी मैंने ब्रदर फ्रांसिस कहा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मान लिया कि मैं उसे जानता हूँ? पर वहीं उसके बाद हम देखते हैं सामने से रीजन बियर बोलता है, क्या फ्रांसिस यहाँ पर नहीं है? और इतना सुनने के बाद जवाब देते हुए ग्यूयू भी बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर वापस से रीजन बियर बोलता है, अच्छा क्या ऐसा है, तो मैं अपनी दखलंदाजी के लिए माफी मांगता हूँ, तुम लोग ही हो जिसने स्टारफॉल एलिमेंटल माइन के खतरे को खत्म करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों का आइसफील्ड फेडरेशन में अच्छा टाइम बीतेगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर रैगिंग बियर उधर से जाने लगता है, जिसे देखते हुए अपने ग्यूयू बोलते हैं, मुझे लगा था कि रैगिंग बियर क्ला अभी हम पर अटैक करने वाला है। खैर उसका लुक ही काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन एक्चुअली वो काफी अच्छा नाइस पर्सन है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर रैगिंग बियर को जो कि बाहर आते हुए बोल रहा होता है, वे बस कुछ भी नहीं है और वो लोग तो मेरे खत्म करने लायक भी नहीं है। इन लोगों की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है फ्रांसिस भी उतनी ही पावर को होल्ड करता होगा, बस लेफ्टिनेंट जनरल जोंग की मदद थोड़ी देर से आई, तो इस वजह से फ्रांसिस थोड़ा लकी था कि उसे उस मॉन्स्टर को मारने का मौका मिला और सारा क्रेडिट ले गया। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कुछ बेवकूफी भरी किस्मत की वजह से आइसफील्ड फेडरेशन का हीरो बन गया है, मैं इसे कभी भी नहीं मानूंगा। मुझे सबके सामने फ्रांसिस को हराने का मौका ढूंढना है ताकि उन्हें पता चल सके कि आइसफील्ड फेडरेशन का असली हीरो कौन है। एंड देन फिर उसके बाद हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस लेफ्टिनेंट के साथ खड़े होकर बोलता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तो ये है आइसफील्ड फेडरेशन का लार्जेस्ट ट्रेजर। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर लेफ्टिनेंट बोलती हैं, सही कहा, आइस गॉड के माउंटेन में 3 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, द आइस बियर, स्नो वुल्फ और द फ्रोस्ट टाइगर, और ये तीनों के तीनों एनिमल्स ही हमारे नेशनल बीस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के ने एक बार इस बर्फीले इलाके में ट्रेनिंग ली थी, और जब उसने अपनी टेक्निक्स के अंदर मास्टरी कर ली तो उसने अपनी सोर्ड का यूज करके आइस गॉड ऑफ माउंटेन बनाया था ताकि वो आइसफील्ड फेडरेशन के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को शो कर सके। और इस आइस माउंटेन में जो 3 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं वो हर फाइटर की विश होती है। जहाँ ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, आइस गॉड का माउंटेन सच में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक है, लेकिन क्या इसे सच में इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ने बनाया था? सिर्फ एक सोर्ड के अटैक से इस बर्फीले पहाड़ को बनाना एक हाई लेवल का वॉर गॉड भी ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना? और तो वो स्टारफॉल एंड नाइट से पहले का वॉरियर था, ये अफवाहों के लिए कुछ ज्यादा ही लग रहा है। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे कुछ चीज सेंस होती है, रुको जरा, ये ओरा कैसा? मेरे अंदर का एक लड़का अचानक से जोश में आने लगा है। और इतना बोलने के बाद ही अचानक से अपना फ्रांसिस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद पहले तो लेफ्टिनेंट रोकती हैं, फ्रांसिस आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? पर फिर वहीं उसके बाद वो रुक कर अचानक से स्माइल करते हुए बोलती हैं, लगता है आइस गॉड के माउंटेन का ओरा इस यंग मैन को भी बेचैन कर रहा है। वो तुरंत ही इन तीनों मेजर ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ग्रेटनेस को देखना चाहता है। लगता है ये गिफ्ट मिस्टर फ्रांसिस को सच में बहुत ज्यादा पसंद आया है। और फिर तुरंत उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर वो जल्दी ही केव के अंदर जाने लगता है। और वहीं पर अपने फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद 2 वॉरियर्स तो थोड़े शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक पीछे मुड़ते हुए बोलता है, इतनी ज्यादा स्पीड, आखिरकार वो कौन है जो कि इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पा रहा है? और उसके जवाब में फिर यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, ये अजीब है, आखिरकार वो पर्सन आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों जाना चाहता है? उसके जैसे इतने ज्यादा फास्टेस्ट फाइटर के लिए क्या उसे अपनी मूवमेंट सुधारने के लिए स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए था? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि रूम नंबर 66 के अंदर जाने लगता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर पीछे से कोई एकदम से चिल्लाता है और फिर वो
बोलता है डैम इट, मैं बस जरा सा लेट हो गया। एंड हमें यहाँ पर बताया जाता है ये आइसफील्ड फेडरेशन का नंबर 5 रैंकर है बिंग तान। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से बिंग तान के पीछे खड़ा हुआ एक बटलर बोलने लगता है ब्रदर बिंग तान, क्या ये सच में तुम हो? तुम हर बार यहाँ पर आने के बाद ट्रेनिंग रूम नंबर 66 को ही क्यों चुनते हो? जहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए बिंग तान बोलता है तुम क्या जानो इसके बारे में, मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड बन पाया था, जिसकी वजह से ट्रेनिंग रूम नंबर 66 मेरे लिए लकी जगह है। जहाँ इतना सुनने के बाद पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है क्या लकी जगह है, क्या ये थोड़ा सा सस्पिशियस नहीं है? पर वहीं उसके बाद फिर वो बिंग तान से बोलता है चिंता मत करो मिस्टर बिंग तान, जो पर्सन अभी अभी अंदर गया है वो चाइना से है और थोड़ा सा दुबला पतला दिख रहा था, उसके जैसे दुबले पतले लोग वहाँ पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएगा। जहाँ इस चीज को सुनने के बाद तांग बोलता है ओ वो चाइना से है, चलो ठीक है, मैं बस इंतजार करूंगा। अगर ये बंदा मेरे ट्रेनिंग रूम में टिकने के बाद भी ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह पाया तो वो जरूर से मजाकिया होगा। लेकिन फिर तभी सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक छोटे से पिलर को देखने के बाद बोलता है तो ये है आइस बियर ट्रेनिंग रूम। लेफ्टिनेंट जनरल जोंग ने मुझे बताया था कि जब मैं एक बार इस डिवाइस को एक्टिवेट करूंगा तो ये ट्रेनिंग रूम आइस बियर एम्परर जैसा कुछ सिमुलेट करेगा। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस सर पर हाथ रखते हुए बोलता है मैं लेफ्टिनेंट जनरल जोंग से पूछना भूल गया था कि मुझे किस लेवल पर शुरू करना चाहिए। चलो छोड़ो भी, मैं पहले से ही एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड हूँ तो बियर एम्परर की 2x पावर के साथ स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस लेवल ऑफ बियर एम्परर पावर को 2x कर देता है। जहाँ इतना करने के बाद ही अपने फ्रांसिस के सामने एक बियर अपीयर हो जाता है। हाँ ये प्रेशर, ये तो बियर एम्परर की पावर है। और इस चीज को बाहर की तरफ से देखते हुए टैंक बोलता है क्या वो सीधा एम्परर की 2x पावर पर चला गया, वो भी इसे बिना ट्राई किए? एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड के लिए भी बियर एम्परर की 2x पावर पर सीधा जाना, ये उसे भी चोट लगा सकती है। तुम क्या किसी ने उसे इसके बारे में याद नहीं दिलाया? और इतना बोलते हुए यहाँ पर तांग अपने साइड में खड़े हुए उस बटलर को देखने लगता है और सुनो वो चाइना का मेहमान है और तुमने उसे आइस बियर के ट्रेनिंग ग्राउंड के नियमों के बारे में भी नहीं बताया, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? जहाँ इस चीज को सुनने के बाद बटलर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मिस्टर बिंग तान, आप मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पास एक स्पेशल एक्सेस पास था जिसकी वजह से वो सीधा अंदर चला गया, तो मुझे लगा कि वो सिस्टम से बहुत ज्यादा फेमिलियर होगा। मैं फौरन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करने जा रहा हूँ ताकि अंदर के डिवाइस को मैं बंद कर सकूं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक अंदर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद तांग बोलता है क्या ये सब चल क्या रहा है? जिसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पर अपना फ्रांसिस फिस्ट फाइट करते हुए बोलता है मैं समझ गया, मैं ट्रेनिंग करते हुए बियर एम्परर की पावर को धीरे धीरे सोख सकता हूँ, लेकिन ये बियर एम्परर की पावर सच में काफी ज्यादा प्रेशर दे सकती है और तो और तुम इसकी पावर को भी सोख सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी स्ट्रेंथ को काफी क्विकली इम्प्रूव कर पाओगे। जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल जोंग ने कहा था, आइस गोड का ये माउंटेन सच में आइसफील्ड फेडरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेजर है। अगर ऐसा है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पीड को तेज करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस कंटिन्यू फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उस चीज को देखने के बाद बटलर बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्या यहाँ पर चल क्या रहा है? एंड उसके बाद फिर तांग भी बोलता है ऐसा होता है जब तुम बियर एम्परर की 2x पावर को पूरे तरीके से अडेप्ट करने के बाद अपनी पावर्स का यूज करते हो। मैं यहाँ आधे साल से ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी इस लेवल तक नहीं पहुँच पाया। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाली वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल आपको वापस से 4 एपिसोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं शाम को एक लाइव के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।